जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ पर। देखिए, आज से हमारे इस चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का अभ्युदय सीरीज शुरू होने वाला है। इस अभ्युदय सीरीज में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहां पे हिंदी पूछी जाती है उसके प्रश्नों को संग्रह करते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि सभी प्रश्न क्या हो सके, अच्छे से कवर हो सके और सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए हम इस वीडियो में चलेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम और पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप हिंदी सीरीज के अभ्युदय सीरीज को पूरा देखिए, ताकि आपके पेट एग्जाम और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के सारे प्रश्न को कवर किया जा सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। सबसे पहला चैप्टर है हमारा वर्ण विचार। चैप्टर नंबर 1 है वर्ण विचार। पहला प्रश्न हमारा है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि का टुकड़ा या खंड होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, इसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, ई, क, ख, ग, घ ये सब क्या है, हमारे वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या होती है, वर्ण होती है। इसी से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, यानी दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि इसके दिलों को हम नहीं तोड़ सकते, इसको खंडित नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा दिल टूटने की बीमारी है ना, लेकिन इसकी दिल नहीं टूटेगी, ऑलरेडी टूटा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि वर्ण कितने होते हैं, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, सिर्फ 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का एक सिस्टमेटिक जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से जब हम अक्षरों को सजा देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। पहले देखिए, 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 उष्म व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। टोटल मिला के कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिनमें से 11 आपको स्वर होता है, 11 स्वर और 33 व्यंजन होता है। ठीक है, आपको टोटल अंतस्थ व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इस सारे वर्णों को मिला के क्या होता है, 52 होते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो मेनता मुख्यतः होते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या है और किसे कहते हैं, ये हम समझेंगे इस प्रश्न के माध्यम से, कि जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, यानी जहाँ पर हम किसी की सहायता न लेनी पड़े, हम खुद से सारा काम कर सके, वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। यानी जैसे अ, आ, ई, उ, छोटी बड़ी, ए, ऐ, ओ, ये सब क्या है, स्वर में आते हैं। ये इन सभी को उच्चारण करते समय हम किसी भी वर्ण का यूज या प्रयोग नहीं करते, ये स्वतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपने खुद से प्रयोग होने के लिए। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि स्वर की बात करें तो स्वर के कितने भेद होते हैं और कितने हिंदी भाषा में स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या क्या है, 11 है, और स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये स्वर के मेन 3 भेद होते हैं। आइए देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होता क्या क्या है। तो पहला हमारा हेडिंग है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर ये कह लो कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये डिफिनीशन पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, 4 ऑप्शन, उसमें से एक आपको वर्ण दे दिया जाएगा, ये भी पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, या फिर 4 वर्ण दे दिया जाएगा जिसमें से एक ह्रस्व स्वर रहेगा और कहेगा कि ह्रस्व स्वर को इन ऑप्शंस में से, इन विकल्पों में से छांटिए। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये 4 क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि
दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगता है, यानी ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में जितना समय लगता है उससे सीधे डबल टाइम जो लगता है वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। या फिर हम ये भी कह लें 2 मात्रा के उच्चारण करने का समय क्या होता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। अब ये दीर्घ स्वर में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, या ऑप्शन में दे के पूछ सकता है कि दीर्घ स्वर छाटिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हिंदी में कुल 7 स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में किया जाता है। अब इस 4 हमने बताया ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब क्या है? ये 7 दीर्घ स्वर में आते हैं। एक मैंने और बताया प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर होता है क्या है ये भी देख लेते हैं। तो प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या 3 मात्राओं का समय लगता हो उच्चारण करने में, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम ओम लिखते हैं, ओम यानी रेघाना, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? रेघाना। वहाँ पे क्या होता है? ओम यानी प्लुत स्वर का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण किया जाता है। या हे राम, ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लुत स्वर का उच्चारण किया जा रहा है। आगे देखिए, हम एक ग्राफिकल फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा देते हैं कि स्वर की कितनी कैटेगरी होती है, कौन कौन से स्वर आते हैं और टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में क्या है कि स्वर ऊपर बना है, स्वर के कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने होते हैं टोटल संख्या? 11 संख्याएं होती हैं। अ, ई, उ, री। ये किसमें? दीर्घ स्वर में आते हैं। किसमें? दीर्घ स्वर में आते हैं। अब बात करेंगे, सॉरी, ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आते हैं। गलती से मैंने बोल दिया, ये ह्रस्व स्वर के 4 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में 7 आते हैं। दीर्घ बड़ा होता है तो 7 हो गए, ह्रस्व छोटा होता है तो 4 हो गए। और प्लुत में सिर्फ ग आता है, जो हम ओम कहते हैं, ऐसे हम इसको क्या करते हैं? बनाते हैं अंग की तरह। टोटल हमारे स्वरों की संख्याएं कितनी हो गई? 11 हो गई। चलिए, ये तो हुआ स्वर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? अयोग वाह किसे कहते हैं? तो अयोग वाह क्या है कि हिंदी के वर्णों का एक वर्ग है, यानी एक टाइप है अयोग वाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ को अयोग वाह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इन्हें स्वरों के साथ तो रखा जाता है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है, जब अंग और अह को हम क्या करते हैं कि अलग कैटेगरी में रखते हैं, अयोग वाह की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से इसे नहीं बोले जा सकते, इसलिए ये स्वर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आगे देखिए, स्वर तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि स्वरों की मात्राएं क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के वर्ण विचार चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं, क्या होते हैं? जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजन के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्रा ही लगती है। ठीक है, अ के अलावा और कोई हम स्वर अगर यूज करते हैं व्यंजन के साथ तो उनको मात्रा में हम क्या करते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं, यानी चिपका देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? मात्राएं कहलाती हैं। आगे देखिए, अ की मात्रा नहीं होती, अ से रहित व्यंजनों को हलंत कहते हैं। कैसे? हलंत हम जब नीचे लगाते हैं, हलंत वो क्या होता है? अ से रहित होता है, यानी अ उसमें नहीं आता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लियरली कि क और क के नीचे क्या है? हलंत है, वो आधा अ क है और आगे क्या लगा है? अ, तो वो दोनों मिलके क्या हो गया? क। इसी तरीके से ख है, ख पे हलंत है और आगे क्या है? अ, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? ख हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम फिगर से समझते हैं कि स्वर में मात्रा में शब्द प्रयोग में कैसे हम स्वरों को यूज करते हैं और स्वरों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। ये आप इस फिगर में अच्छे से देखिएगा। क्या दिया हुआ है? स्वरों की मात्राएं। क्या है स्वरों की मात्राएं? पहले स्वर, मात्रा और शब्द प्रयोग। आ का देखो माता, फिर छोटी ई, तो दिन में क्या होता है कि छोटी ई लगा होता है। दिन में क्या होता है? छोटी ई। द में
छोटी ई लगा होता है, और द में छोटी ई, दी और न, दिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बड़ी ई, तो बड़ी ई का मतलब क्या है, ज पे बड़ी ई और फिर त, जीत, ये जीत हो गया। छोटा ऊ, कुछ ऊ यानी बड़ा ऊ को कैसे दिखाते, ऐसे दिखाते, और ये क्या है, फूल पे लगता है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का हम प्रोनाउंसिएशन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। री की बात आई है तो री में हम कैसे लगाते हैं, नीचे एक कर्व बनाते हैं और जैसे कृषक लिखते हैं ऐसे ही हमें क्या करते हैं, री वहाँ लगाते हैं। एक क्या होता है, एक ऊपर मात्रा देते हैं, जैसे खेल, ठीक है, इत्यादि। ये शब्द क्या है, हमारे एक अ के मात्रा का एग्जाम्पल है। अ हो गया। अ की बात करें तो अ पे क्या होता है, दो हमारे क्या होते हैं, मात्राएं होती है। जैसे हम लिखे वेंकैया नायडू, तो वह पे क्या है, अ का मात्रा होता है वेंकैया। आगे देखिए ओ क्या होता है, ओ कोमल, ठीक है, रोहन, शोहन, ये सब क्या है, ओ की मात्राएं हैं। औ की बात करें तो औ मतलब औरत, औसत, ठीक है, ये सब क्या है, औ का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, आगे क्या है प्रश्न कि अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। ये क्या है, अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है। तो अनुस्वार क्या होता है, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिक से हो तब वह क्या होता है, अनुस्वार कहलाता है। आगे, हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का पंचम वर्ण अण, ज्ञ, अण, न तथा म अनुस्वार कहलाते हैं। क्या होते हैं, हिंदी में अ तथा प्रत्येक वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे चंचल, यहाँ पे आप देख सकते हैं चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा इत्यादि, ये सब क्या है, अनुस्वार में आते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है कि जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से किया जाता है। अब अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अनुस्वार में सिर्फ और सिर्फ नासिका यानी नाक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, नासिका और मुख दोनों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे पाँच, कांच, आँख, ठीक है, इत्यादि शब्द क्या होते हैं, अनुनासिक के एग्जाम्पल्स या उदाहरण कहलाते हैं। चलिए, ये तो रही पूरी ओवरऑल स्वर की बातें, स्वर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे छोटे बड़े पॉइंट्स को कवर करते हुए मैंने स्वर को ख़त्म किया। अब चलेंगे हम व्यंजन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न हमारा कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो यह कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम बताएंगे। तो क्या है कि वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, अब व्यंजन और स्वर में डिफरेंस क्या होता है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन वर्ण क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 क्या है, व्यंजन है। ये पूछा जाता है अक्सर कि आप ये बताइए कि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3 क्या है, 3 और स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, स्वरों की संख्या 11 है। चलिए आगे देखिए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन आपके मुख्यतः स्पर्श व्यंजन यानी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अस्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो अस्पर्श व्यंजन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टली कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। ठीक है, क्या होती है कि जिन व्यंजन को हमें बोलने में श्वास और वायु मुख के अलग अलग हिस्से में क्या होती है, टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या क्या है, 25 है। ठीक है, अस्पर्श व्यंजन में की जो संख्या है वो हिंदी भाषा में वो क्या है, 25 है।
कौन कौन से वर्ग में आते हैं ये देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ई आ, ट वर्ग में टट्टू ट ठठेरा ठ डलिया ड ढक्कन ड आड़ा, ये सब चीज़ें क्या है ट वर्ग में आती हैं। त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, ये क्या है अस्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये अस्पर्श व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं, ये पूछा जाता है कि अस्पर्श व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं। तो अस्पर्श व्यंजन की संख्या सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं 25 होती हैं। आगे देखिए लिखा है अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ शब्द का क्या अर्थ होता है। अंतस्थ का मतलब होता है बीच में घुसेड़ा हुआ है, यानी बीच में फंसा हुआ जो चीज़ें हैं वो क्या होता है अंतस्थ होता है। लेकिन यहाँ व्यंजन की बात है तो अंतस्थ व्यंजन यानी अंतस्थ शब्द का अर्थ है मध्य या बीच में स्थित जो शब्द है उसे क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ लेटर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं, कुछ व्यंजन स्वर व्यंजन के मध्य आते हैं। ठीक है, क्या कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो स्वर तथा व्यंजन के दोनों के क्या होते हैं बीच में आते हैं। वारे मेडिएटर होता है जो बीच का फैसला नहीं करता है, उसी को क्या कहते हैं मेडिएटर, यानी दोनों के बीच में आते हैं उसे क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब दोनों के बीच में फंसा हुआ। इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या 4 होती है। और एग्जाम्पल क्या है य र ल व। ठीक है, य र ल व क्या है अंतस्थ व्यंजन में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म का अर्थ होता है, ऊष्म का मतलब उष्मा यानी हीट एनर्जी गर्म। ठीक है, अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खा करके गर्म हो जाती। कैसे, वायु मुख से रगड़ खा करके गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती, इन्हें क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है 4 होती हैं। ठीक है, इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती हैं 4 होती हैं, श श श और ह। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे लिख के आप देख सकते हैं कि कैसे तीनों स और ह को लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है और किसे कहते हैं ये। तो दो व्यंजनों का जब मेल होता है, जब दो प्रेमी आपस में क्या होते हैं मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है संयुक्त व्यंजन होता है। अब कैसे, कौन कौन से प्रेमी 4 है और कहाँ पे ये कौन कौन से वर्ण मिलके 4 संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, आइए हम देखते हैं। तो आधा क और षटकोण स ये क्या बनाता है क्षत्रिय छ। क्या बनाता है क्षत्रिय छ, जैसे लिखते हैं ना क्षत्रिय। ठीक है, ये क्षत्रिय छ बनाता है। आगे देखिए आधा त और र ये क्या बनाता है त्र बनाता है, यानी त्रेता युग। ठीक है, त्रिभुज, इस टाइप्स के जो भी वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं त्र से लिखे जाते हैं। आगे देखिए आधा ज और इ क्या बनाता है ज्ञ, ज्ञम से ज्ञानी होता है। क्या होता है ज्ञानी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए जो वर्ण है वो क्या है आधा श और र। श्र मतलब श्री, जैसे कहते हैं ना श्रीपति, श्रीमान, श्रीमती, श्री, ये सब चीज़ें क्या है हमें श और र में मिलके बनता है श्र। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या हो गए संयुक्त व्यंजन हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। अब ये क्वेश्चन ही ऐसा पूछ दिया कि प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन की कितनी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो जो श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन को 2 मेन भागों में बांटा गया। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब होता है कम और महा मतलब होता है ज़्यादा। और प्राण मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा प्राण लगे, ज़्यादा हवा लगे। और महाप्राण का मतलब होता है महा मतलब ज़्यादा और प्राण मतलब हवा, जहाँ पे ज़्यादा हवा लगे वहाँ महाप्राण, जहाँ कम हवा लगे वहाँ पे अल्प प्राण। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती उन्हें क्या कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यानी 1 3 5 कितना 135, ये याद रखिएगा। हर वर्ण का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है,
अंतस्थ व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग का क ग अंग, च वर्ग का च ज इया, ट वर्ग का ठ ड र, त वर्ग का त द न, प वर्ग का प ब म। ये सब क्या है, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण में आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। इनको उच्चारण करने में बहुत हल्की सी सांस ली जाती है। ठीक है, हल्की सी सांस, धीमी सी सांस ली जाती है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व इसी में आते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, महाप्राण। अब भैया देखो, नाम ही ये महा और प्राण, तो इसमें क्या होगा, महा हम लेंगे बहुत ज़्यादा, प्राण लेंगे भैया किसी अपनी का नहीं लेना है, महाप्राण लेना है। तो क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में अधिक निकलती है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा है, दोनों सम जो हैं, सम वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ क्या है, ऊष्म व्यंजन महाप्राण का ही एक उदाहरण है, जिसमें तीनों श और ह आते हैं। इसी के साथ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के सेकंड और फोर्थ लाइन में जो आते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम ये ग्राफिकल फिगर से हम आपको दिखा देते हैं कि व्यंजन को कैसे किस कैटेगरी में हम दर्शाते हैं। तो देखिए, व्यंजन को हमने अभी बताया था कौन सी कैटेगरी में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन सी कैटेगरी में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है, 25 है, यहाँ पे सामने मैंने लिख दिया है। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से, य र ल व, ये सामने लिखा है। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तीनों श और उसी के साथ ह आता है। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें 25 4 29, 29 4 कितना, 33 हमारे पास क्या है, व्यंजनों की संख्या है। और स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी है, हमारे स्वरों की संख्या है 11। ठीक है, अगर टोटल ये पूछा जाए हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कौन कौन सी आपको चीज़ें इसमें कम लगी या कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी आपको और चाहिए, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे बनाई जाए उसमें इम्प्रूव किया जा सके। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है कि जो भी परीक्षा में बनते हैं और जो भी बढ़ने की संभावनाएं, उसी को इस वीडियो में डिस्कस किया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इसी के साथ आप टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको सभी पीडीएफ्स और सभी स्टडी मटेरियल वहां पर मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।